फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिकेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को देखने वाले हैं और आज ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो होगा। तो इस पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ शब्दों के बारे में समझेंगे कि जो शब्द होते हैं इनके अर्थ क्या होते हैं, इनके क्या मायने होते हैं। तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात करें तो शब्द जो आते हैं, शब्दावली के बारे में इसके बारे में समझ लेते हैं। शब्द होते हैं क्या क्या है। तो एक होता है कॉस्ट प्राइज, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइज की बात करें तो कॉस्ट प्राइज को हम लोग सीपी लिखते हैं और इसको हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। तो इसका हिंदी होता है क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य वो मूल्य को कहा जाता है जिस पे कोई सामान को खरीदा जाता है या कोई विक्रेता किसी भी सामान को खरीदता है तो उस सामान का सीपी यानी कॉस्ट प्राइज यानी कि क्रय मूल्य कहलाता है। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम लोग एसपी लिखते हैं और इसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है कि जिस मूल्य पे सामान को ग्राहकों को बेचा जाता है, दुकानदार के द्वारा ग्राहकों को जिस दाम पे सामान को देते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में इसको लिखते हैं एसपी, और ये आपका होता है विक्रय मूल्य। और एक होता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य या इसको एमआरपी भी बोल सकते हैं। तो लिस्ट प्राइस कहें या इसको आप एमआरपी भी कह सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी जो होता है वो उसके प्रिंट जो भी सामान के जो भी वस्तु होता है उस पे ये अंकित होता है, उस पे ये लिखे हुए होते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होता है इसको थोड़ा सा गौर से समझ लिया जाए। मान लिया जाए कि कोई एक सामान है और उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। 100 रुपये के सामान पे दुकानदार 50 रुपया ज़्यादा अंकित करके यानी कि इसका रेट बना देता है 150। इसका अंकित मूल्य इतना दिया गया। अब बारी बेचने की, तो जब दुकानदार के पास कस्टमर आता है तो कस्टमर इतना रेट नहीं दे पाता है तो उसको दुकानदार डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट हमेशा जो अंकित मूल्य होता है उसी पे मिलता है और वो कस्टमर को बोलता है कि अगर आप ये सामान खरीदोगे जो कि 150 रुपये का है, अगर आप खरीदते हो तो इसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस मूल्य का 10% यानी कि 15 रुपया घट जाएगा, यानी कि 150 में से अगर हम लोग 15 रुपये को घटा देंगे तो बचेगा 135 रुपया। और ये जो 135 रुपया आया इतना दे के कस्टमर सामान को ले लेगा। तो यहाँ पे जो 135 रुपया हुआ ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तब बढ़िया से समझ लिया जाए इसको और डिटेल्स कर देते हैं हम। 100 रुपये का सामान दुकानदार के द्वारा खरीदा गया तो जो ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने कितने कॉस्ट लगाए तो 100 रुपये लगाए, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। अंकित मूल्य हो गया 150, क्योंकि जितना का सामान था उस पर उसने 50 रुपये अधिक ऐड कर दिए और ये उसका हो गया अंकित मूल्य। लेकिन जितना दाम रखा गया, जितना एमआरपी रखा गया उस दाम पे सामान बिका नहीं, उस पे दुकानदार को कस्टमर को देना पड़ा छूट, डिस्काउंट देने पड़े। और कितने परसेंट का, तो परसेंट में 10% का वो डिस्काउंट देता है। जब 10% का डिस्काउंट देता है तो जो एमआरपी था इसका 10% घट गया, यानी कि एमआरपी 150 और 150 का 10% 15 रुपया घटने के बाद 135 रुपये आते हैं। और ये जो 135 रुपया था इतने रुपये को ग्राहक दुकानदार को देगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये जो सामान था 135 रुपया में ही बिका। जिस रेट पे सामान बिकता है उसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। तो इन्हीं बातों को थोड़ा समझना था। अब एक बात और जान लेते हैं कि इसमें एक और शब्द आ जाता है। एक होता है लाभ और एक होती है हानि। तो ये लाभ हानि तो सबको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूं कि जब किसी सामान को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो जितना भी अधिक रुपया आया उस पे क्रय मूल्य से जितना भी अधिक आएगा वो लाभ कहलाएगा। और हानि की बात करें कि जब कोई सामान को क्रय मूल्य से कम दाम में बेचना पड़ जाए या कम दाम में बिके तो उस वस्तु पे दुकानदार को हानि होती है। तो यहाँ लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये आसानी समझ में आ गया। आपको इन्हीं सब वर्डों को थोड़ा सा इस्तेमाल कर याद रखना होता है, इसके बारे में समझना होता है, क्योंकि इन्हीं सब का पूरा इस्तेमाल होता है। तो कैसे कैसे इसका फंक्शन है ये आप इसके माध्यम से समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग आते हैं सवालों पे।
और सवालों में देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपका कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस और एक लिस्ट प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट भी होता है कि अगर छूट दिया जाता है तो क्या होता है, छूट को हम लोग हिंदी में उसको छूट बोलते हैं और इंग्लिश में उसको डिस्काउंट कहा जाता है। और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस भी होते हैं, यानी कि अगर कोई सामान को जितना में खरीदा गया उससे अधिक दाम पे बेच दिया गया तो उस पर लाभ होंगी, ये सबको समझ में आता होगा। अगर किसी वस्तु को जितना में खरीदा गया और उससे कम दाम में बेचना पड़ गया तो वहां पे उस वस्तु पे हानि हो गया तो हो जाएगी हानि। और लाभ और हानि जो होता है ना, लाभ और जो हानि होते हैं वो अक्सर परसेंटेज में ही होते हैं। परसेंटेज के बारे में बताया जाता है कि कोई एक वस्तु है और इसको 10% लाभ पर बेचा गया या 15% लाभ पे बेचा गया या 5% हानि पे बेची गई, तो जब भी होता है इसके परसेंटेज आते हैं, जो लाभ और प्रॉफिट के परसेंटेज होते हैं। तो चलिए इससे सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम इसको प्रश्नों में देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ शब्दों के बारे में क्या क्या होते हैं, इसके अर्थ क्या होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग चलते हैं अपने असाइनमेंट के ऊपर, और असाइनमेंट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप करते करते इसके लेवल को मैं बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। यहाँ तक कि अब तक जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कितना हो हाई क्वेश्चन हो, सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो जिसके कारण ऐसा सिस्टम के कारण हर एक वो नया लड़का भी इसको आसानी से समझ पाएगा जो पहले से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं जानता हो। एक और खास बात कि जो भी मैं इस क्वेश्चनों को डील करूंगा उसमें हम लोग सूत्रों का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जो कि सब लोग जानते हैं उन्हीं सारे कॉन्सेप्टों का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और उसी के माध्यम से हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर दूंगा और आप बता भी सकते हैं। और ये बहुत कम समय में, चंद सेकंडों में इसके आंसर दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है और थोड़ा सा आपको मन लगा के इसको समझना भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है हम लोग के असाइनमेंट में, उसमें था क्या कि ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी इसको सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए का क्रय मूल्य क्या था। बहुत ही सिंपल, तीन लोगों के बारे में बात किया गया। पहला तो है एक ए, उसके बाद एक है बी और एक तीसरा है सी। अब इसके बारे में समझिए कि एक वस्तु को क्या करता है, पहले ए एक वस्तु को बी को बेचता है और कितने के लाभ पे, तो 20% के लाभ पे। तो जो सामान था उस सामान को ए खरीदा होगा, तो ये जिस रेट में खरीदा होगा वो उसका 100% रहा होगा, यानी कि ए उस सामान को खरीदने में जितना पैसा लगाया वो उसके 100% के बात होंगी। और इस सामान पे उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। तो जब 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो इस सामान का 20% बढ़ा देगा, यानी कि अब हो गया 120, उसका दाम जो है 20% अब बढ़ चुका है और उसका हो गया है 120%, और 120% पे बी को वो सामान बेच देता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो बी का क्रय मूल्य है अब वो इसका 120 हो जाएगा। ये जो आया आपका ये कॉस्ट प्राइस है बी का, क्योंकि बी ने तो इतना ही दाम में सामान को खरीदा, उस वस्तु के मूल्य के 120% चुकाने के बाद ही तो बी के पास वो सामान आता है। तो बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 120 हो जाएगा। अब क्या करता है कि बी को भी इस पे प्रॉफिट कमाने हैं तो वो बेचता है सी को। जब ये इसको बेचेगा तो इसके बारे में बताया गया क्या कि ये अपने इनकम को, जितना भी सामान खरीदा था उसको 25% बढ़ाकर बेचता है। तो जो भी व्यक्ति अगर परसेंटेज में बढ़ाने की बात होती है तो वो अपने कॉस्ट प्राइस पे ही वृद्धि करेगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस तो था 120%, अब इस 120% का वो 25% बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए इसका 25% का मतलब 1/4 और 1/4 हो जाएगा 30, यानी कि ये अपने टोटल कॉस्ट प्राइस का 25% की वृद्धि कर देगा। तो इस पूरे संख्या का 120 का अगर हम लोग 25% निकालेंगे तो इसका 1/3 होता है 30, यानी कि 30। अब ये बढ़ के हो जाएगा 150%, और ये जो आया है उसका 150% ये हो गया सी का कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतना ही मूल्य पे वो खरीदा है। अगर ये भी किसी को बेचता तो अब इस पे वृद्धि करने की बात होती है। अगर ये बताया जाता किसी सामान को किसी और से बेच दिया और वो 10% का प्रॉफिट लिया तो वो अपने लगाए हुए पैसे का 10% बढ़ाएगा, यानी कि 150% का 10% यानी कि 15 ऐड करके कमाता। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं बताया गया। और आगे क्या दिया गया कि इस सामान को खरीदने के लिए सी ने 225 रुपये का भुगतान किया। तो अगर हम बात करें तो टोटल जो सामान का जो रेट था वो 100% से बढ़ के हो गया 150%। जब उस सामान का
परसेंट में रेट 150% हो जाता है और रुपया की बात करें 225 रुपया हो जाता है, तो स्टार्टिंग के समय यानी कि एक वो सामान कितने रुपए में मिला था ये आपको बताने हैं, यही आपका प्रश्न है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 150% का वैल्यू जब 225 आ गया तो उस वस्तु के 100% के वैल्यू को निकाल लेंगे, तो एक को वो सामान कितने में मिला था यह जानकारी हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए 3 से ये 2 हुआ है, 3-2 का अनुपात है रेशियो। 3-2 का अनुपात कैसे हो जा रहा है, तो 150 से ये 3 बार में 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 3-2 का अनुपात आएगा। इसको भी आप 3-2 के अनुपात में डाल दें। 3 7 21, 3 5 15, 75, यानी कि इसमें से 75 रुपए के कमी कर देने होंगे। जब 3 यूनिट का वैल्यू 225 तो 1 यूनिट का वैल्यू 75 और 2 यूनिट का वैल्यू 75 दूना 150, यानी कि ये जो वस्तु था 150 का था। एक वो सामान कितने में मिला था 150 रुपये में। अब ये क्या करता है, बी को बेचता है कितने परसेंट बढ़ा के, तो 20% बढ़ा के, तो इस अमाउंट का 20% होता है 30, 15 दूना 30 बढ़ जाएगा, तो 150 के सामान में अब 30 रुपये का वृद्धि हो गया तो हो गया 180। अब ये जो करता है ये भी बेच देता है सी को, और कितने में 25% बढ़ा के इसका 1/4, इसका 25% हो जाएगा, आधा होगा 180 का आधा 90, 90 का आधा 45। अगर इसमें हम 45 ऐड कर देंगे तो देखिए 180 में 45 जब ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा आपका 225, यानी कि ये जो सामान जो 150 रुपये का था और सी के पास पहुंचते पहुंचते 225 रुपया हो गया। तो ये आपके प्रश्न के आंसर थे। तो थोड़ा सा इंटरनल बात को समझना था कि यहाँ पे क्या करना था, तो बस इसको परसेंट में देख लीजिए कितना कितना की वृद्धि होने के बाद वो कितना हो गया, और जितना परसेंट रहेगा उतना परसेंट के वैल्यू के बराबर ये 225 और 100% का वैल्यू निकाल देना है। जब 150% का वैल्यू 225 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बताना है। तो पुस्तक पहले बेचा कितना में गया, 891 रुपये में ये बेचा गया, ये है आपका सेलिंग प्राइस। और ये जो 891 रुपया आया है वो लाभ सहित है। लाभ की अगर बात करें तो पूरे कॉस्ट प्राइस का 1/10 का प्रॉफिट उसको होता है। 1/10 का मतलब होता है 10%। इसके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि 1/10 का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि 1/5 का वैल्यू होता है 20%, उसी प्रकार 1/10 का जो वैल्यू आएगा वो आपका होता है 10%, यानी कि उसको 10% का प्रॉफिट होता है इतना दाम पे वस्तु को बेचने पे, किताब को बेचने पे। तो कोई भी सामान का, कोई भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में होता है 100%, ये हमेशा दिमाग में रखना है। और 10% का अगर प्रॉफिट कमाया होगा तो अब ये जो अमाउंट है उस कॉस्ट प्राइस का 10% एक्स्ट्रा आया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% और उसमें 10% का प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110%। यानी कि उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 110% का वैल्यू 891, तो अब हमको 100% निकाल लेने हैं तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग देख सकते थे कि 10% का प्रॉफिट हुआ तो उस पर 10% एक्स्ट्रा आया होगा, तो 100% में 10% एक्स्ट्रा आएगा। अनुपात की बात करें तो 11 से 10, इसको भी 11 से घटा के 10 कर देने हैं। अगर 11 से इसको भाग करेंगे तो 8 बार में 88 और 1 बार में 11, 81 रुपये इसमें से निकाले जाएंगे, तो 81 रुपये निकालने के बाद ये हो जाएगा 810। ये है आपका 2 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार आपको देखना है, ये सारे प्रोसेस आपके मन में ही हो सकते हैं, इसके लिए कलम लगाने की भी जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाकर दिखा दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 3 नंबर। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है क्या कि एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बस बहुत सिंपल है, एक वस्तु को पहले 600 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट होता है, अगर उसी वस्तु को अगर 400 में बेचते हैं तो लॉस होता है। कितना का प्रॉफिट कितना का लॉस, तो देखिए कहा है कि एक वस्तु को जब 600 में बेचते हैं तो जितने रुपए का प्रॉफिट होता है ठीक उतना ही रुपए का हानि हो जाता है जब हम उस वस्तु को 400 में बेचते हैं। तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा आपका इन दोनों के बीच में रहा होगा। तो देखिए सामान जितना में खरीदा गया तो जितना रुपए का, अगर उस सामान को 400 में बेचा गया तो जितना रुपए का हानि हुआ ठीक उतना ही रुपए का प्रॉफिट हो जाता है जब हम इस सामान को 600 में बेचते हैं।
तो इन दोनों संख्याओं के, दोनों अमाउंटों के बीच का डिफरेंस को निकाल लेंगे तो होता है 200। 600 400 का डिफरेंस 200, और 200 को दो भागों में बांटना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी मैं करवा के दिखाऊंगा। 200 को दो भागों में बांटेंगे तो होगा 100। और ये क्या करना है ना कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामान कितना करा होगा, या तो आप इसमें 100 जोड़ दें या आप इसमें से 100 रुपया घटा दें। ये जो अमाउंट आया 100, इस 100 अमाउंट को या तो इसमें जोड़ देना है और इसमें से या तो घटा देना है। इसमें जोड़ना इसलिए है क्योंकि सामान पे यहाँ पे हानि हो रही थी, तो इतना ही रुपए का हानि हो रहा था। यानी कि अगर हम कहें बात करें तो ये सामान का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 500। वस्तु 500 की थी, जब 400 में बेच रहे थे तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा था, लेकिन जब यही 500 की वस्तु को अगर 600 में बेचते हैं तो इसमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दिख गया कि अगर 500 के सामान को 600 में बेचते हैं तो 100 रुपये का प्रॉफिट, अगर 500 के सामान को ही 400 में बेचते हैं तो आपका आ जाएगा 100 रुपये का नुकसान। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 500। अब इस प्रश्न में बोला गया कि अगर इस वस्तु पे 25% लाभ कमाने हों, अगर 25% लाभ कमाना हो तो इस वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो है 500। अब कॉस्ट प्राइस जो भी होता है अपने आप में होता है 100%। अब इस पे इसको 125% कर देने हैं, यानी कि इस पे 25% का प्रॉफिट दिखा देना है। तो क्या करना होगा, अब इसमें रेशियो की बात करें तो देखिए 25 से ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, 4 से 5 कर देना है। तो इस कॉस्ट प्राइस को 4 से 5 बढ़ा दीजिए। 500 को अगर 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 125 और ये दाम हो जाएगा 625। मैं थोड़ा तेजी से मैंने इसको बता दिया, लेकिन समझिए कि क्या करना है। 500 को 4 हिस्सों में बांटिए, इक्वल हिस्से में बांट दीजिए, और एक हिस्सा का जो वैल्यू आएगा वही तो इसमें ऐड होगा ही, क्योंकि 5 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस प्रकार इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 यूनिट का वैल्यू 500 तो 1 यूनिट का वैल्यू 125। वो कैसे, 500 रुपये का बंटवारा 4 लोगों के बीच में 100 रुपये तो ऐसे ही दे देंगे। 100 रुपये देने के बाद 100 रुपये और बच गए हैं, और वो 100 रुपये भी 4 लोगों में बटेंगे तो फिर से 25-25 रुपये सबको मिलेंगे, यानी कि 125 रुपया एक व्यक्ति का हिस्सा होगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 125, तो उसी हिसाब से, उसी के माध्यम से 5 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा 125 को 500 गुना करेंगे 625, यानी कि 4 यूनिट तो रहेगा ही रहेगा। इसमें 1 यूनिट की वृद्धि होगी, यानी 125 की वृद्धि होगी, तो 500 में 125 बढ़ा देंगे तो 625 हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3 और उसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 4 नंबर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में दिया जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 30 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी के घटा हुआ मूल्य एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। यानी कि चीनी का दाम जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। दाम घट गया 20%, तो घटने के बाद हो जाएगा 80%। तो अगर इसमें कहा गया कि जो 30 रुपया का खर्च किया, तो पहले जितना चीनी खरीदता था 30 रुपया में, अब उसी 30 रुपया में पहले से 2 किलो अधिक चीनी अब उसको प्राप्त होते हैं। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य और उसका वर्तमान मूल्य बता देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना होता है। तो जिस रेशियो में रेट घटेगा उसके ठीक उल्टा रेशियो में वेट बढ़ेगा, और ये सिस्टम है इनवर्स रिलेशन का। तो सबसे पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो इन दोनों का रेशियो की बात करें तो 5-4 का अनुपात है, और इसका जो ठीक उल्टा रेशियो होगा तो उसको 4 से 5 कर देंगे, तो ये आपके हो जाएंगे वजन। यानी कि पहले अगर 4 किलो मिल रहा होगा तो अब 5 किलो मिलेगा, मगर हम लोग यहाँ पे इसको यूनिट मानेंगे कि पहले वो सामान 30 रुपये में कितना यूनिट खरीद पाता था, 4 यूनिट, और अब कितना खरीदने लगा, 5 यूनिट। यूनिट में दिख रहा है कि 1 यूनिट पहले से वो अधिक प्राप्त कर लेता है, इतना ही पैसे में। जबकि यहाँ पे डाटा दिया गया है कि किलो के हिसाब से अगर बात करें तो 2 किलो अधिक खरीद पाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रश्न में 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो होगा अपने आप में 2 केजी। तो पहले लेता था 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 केजी, और अब जो खरीद रहा है उतना ही पैसे में, तो 2×5 10 केजी। यानी कि पहले से वो 2 किलो अधिक लेने लगा। पहले 8 किलो ले रहा था और अब 10 किलो ले रहा है। पैसा कितना लगा रहा था पहले, तो पहले भी 30 रुपया लगाता था, और अभी भी वो 30 रुपया ही लगा रहा है। तो हम इस प्रकार से इसका रेट भी निकाल सकते हैं कि पहले वो 30 रुपया में 8 किलो खरीदता था, जबकि अब उसी 30 रुपया में वो 10 किलो खरीद ले पा रहा है। तो अब जो रेट है इसका 3 रुपये केजी हो गया है। 3 रुपया पर केजी का रेट अब हो चुका है, जबकि जो पहले जो था रेट वो कितना होगा,
अगर इसको 8 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3.75, यानी कि जो पहले का रेट था, घटने के पहले का जो रेट था उस चीनी का दाम था 3.75 पर केजी, और घट जाने के बाद अब इस चीनी का जो रेट है वो 3 रुपया केजी हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 5वां नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया क्या कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 110 रुपया में 2 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का बढ़ा हुआ एवं पुराना दर ज्ञात करें। तो पिछला क्वेश्चन में दाम घटा था जिसके कारण सामान अधिक मिल गया था, मगर इस प्रश्न में दाम जो है बढ़ गया है जिसके कारण सामान पहले से अब उसको कम प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल का जो भी मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, और बढ़ने के बाद 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़ने के बाद इसका जो रेट हो गया अब 110% हो चुका है। परसेंट में अगर रेशियो की बात करें, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 से 11 हुआ है, और पहले कितना टोटल पैसा कितना लगाता था, तो 110 रुपया। ये उसने इन्वेस्टमेंट को बताया था कि 110 रुपया पहले लगा रहा था। तो रेट हुआ 10 से 11, तो वेट हो जाएगा 11 से 10। ठीक उल्टा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशन चलेगा। इन्वर्स रिलेशन क्यों चलेगा, तो सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी कि जब भी किसी सामान का दाम बढ़ता है और उतना ही पैसे में आपको सामान लेना होगा, तो जब रेट बढ़ेगा तो उतना ही पैसा में सामान कम मिलेगा। लेकिन किसी वस्तु का अगर रेट घट गया और कुछ पैसे लेके, जितना हम पहले लेके गए थे पहले के रेट के अनुमान से, अगर उसी रेट से हम लोग पैसा लेकर जाते हैं बाजार में और रेट घटा हुआ पाते हैं, तो जितना पैसा ले गए हैं उतना पैसा में पहले से ज़्यादा सामान मिलेगा। एक कॉमन सेंस की बात है जो हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी समझ में आएगा। तो आपको बस यही काम करना है कि जब सामान का रेट बढ़ेगा तो जितना सामान लेने जाएंगे उससे सामान कम आएगा, लेकिन जब रेट अगर घटेगा तो जितना सामान लेने गए थे उससे ज़्यादा सामान लेके लौटेंगे। तो रेट का जो रेशियो होता है ठीक इसका उल्टा वेट का रेशियो होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो रेट जो था यहाँ पे बढ़ा हुआ है, 10 से अगर 11 हुआ तो मिलने वाला सामान घट के 11 से 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले 11 यूनिट ले रहा था, अब उसको 10 यूनिट ही मिलेंगे। तो यूनिट में दिख रहा है कि 1 यूनिट कम प्राप्त हो रहा है, जबकि इस प्रश्न में बोला गया है क्या कि किलो में वो 2 किलो कम प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रश्न में किलो में 2 किलो और यूनिट में 1 यूनिट, तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 2 केजी, तब यहाँ पे 11 यूनिट का जो वैल्यू आएगा 11 दूना 22 किलो, यानी कि पहले वो 22 केजी खरीदता था 110 रुपया में ही, और अब 20 किलो ही खरीद पाता है 110 रुपये में। तो पहले का रेट और आपका रेट में क्या क्या है ये निकाल लिया जाए। अगर हम इसको 22 से डिवाइड कर दें तो देखिए 11 से ये 10 बार में और ये 2 बार में, यानी कि पहले जो रेट था वो 5 रुपया पर केजी था, 5 रुपये पर केजी था। और अब की रेट की बात करें तो इसको 20 से अगर डिवाइड किया जाए तो 11 का आधा करेंगे तो 5.5, यानी कि अब इसका जो रेट है 5.5 रुपये पर केजी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चनों को मैं लेकर आऊंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।